जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम रहें जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे। जी हाँ, हौसले और जज्बे की कहानियाँ, ऐसे लोगों की कहानियाँ जो कुछ खास कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। जी हाँ, देश भर से ऐसे तमाम हीरोज़ की, तमाम नायकों की कहानियों को समेटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए अपने इस विशेष कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा यह विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बेहद खास कहानियाँ। बचपन से ही हमें एक बात को हमेशा सिखाया जाता रहा है कि पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। पेड़ों को पर्यावरण का संरक्षक यूं ही नहीं कहा जाता है। पेड़ हवा को साफ करते हैं, वातावरण को ठंडा रखकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं और तो और जल बचाने में भी मदद करते हैं क्योंकि वो भूक्षरण को कम करते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जिस तरह से पेड़ काटे जाते हैं उससे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आज पूरी दुनिया इस शोध में लगी हुई है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तो वहीं देवकी अम्मा एक ऐसी इंसान है जिन्होंने अकेले ही एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। उन्होंने अपने घर के पीछे की 5 एकड़ ज़मीन में एक जंगल उगा दिया है अपने 40 सालों के अथक प्रयासों के ज़रिए और उसका नतीजा ये हुआ है कि उनका इलाका, उनका वातावरण बहुत ज़्यादा साफ और ठंडा रहने लगा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अलापुझा के कायम कुलम की रहने वाली ये हैं देवकी अम्मा, जो अपने स्वयं के बनाए जंगल में पेड़ों और प्राणियों के साथ अपने जीवन को खूबसूरती से जी रही हैं। पेड़ों से प्यार करने वाली इस दादी का वन जीवन 4 दशकों तक फैला है। देवकी अम्मा सामाजिक वानिकी की अवधारणा को जन्म देने से बहुत पहले से ही जंगल की मालिक रही हैं। उन्होंने अपनी 4 एकड़ भूमि में लगभग 3000 पेड़ लगाए और उनका रख रखाव किया। इस दादी का जंगल और वन प्रेम 4 दशक बाद भी बढ़ रहा है। मैंने छोटे छोटे पौधे लगाने के साथ शुरुआत की। छोटे पेंट कंटेनरों का उपयोग करके उन्हें पानी पिलाया। उन पौधों को छूकर बहुत खुशी हुई और उनके विकास को मैंने महसूस किया। धीरे धीरे एक जंगल उभरा। अलापुझा जिले में, जिसमें कोई जंगल नहीं है, मैंने एक नया फॉरेस्ट बनाया। बहुत सारे लोग इस काम से बहुत खुश हैं। दरअसल 1980 में एक कार दुर्घटना के बाद 88 वर्षीय देवकी अम्मा ने वानिकी की ओर रुख किया। खेत में विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे और लताएं लगाईं और उनका रखरखाव किया। ये पौधे देवकी अम्मा की देखभाल और प्यार के साथ बड़े हुए। फलों के पेड़ों, जड़ी बूटियों और तितलियों से भरे जंगल में घूमना इस उम्र में भी देवकी अम्मा की ऊर्जा का रहस्य है। मैं इस जंगल में कम से कम एक बार सुबह और शाम को जरूर घूमती थी। पौधों को बच्चों की तरह पालना पड़ता है। हमें इन्हें देखना चाहिए, हमें इनके विकास का अनुसरण करना चाहिए। देवकी अम्मा के पौधे के संग्रह को देखने के लिए विदेशियों सहित प्रकृति प्रेमी, शोधकर्ता और छात्र आते हैं। यहाँ दुर्लभ कमंडल वृक्ष, नीरम रूट, वल्लभम, शिमशापा और कई ज्ञात और अज्ञात पेड़ हैं। नए पौधे लाने और उन्हें लगाने का उनका ये प्रयास अभी भी जारी है। हम कभी किसी पेड़ को उसकी विशेषताओं के आधार पर नहीं चुनते हैं। जो भी अजीब पौधे हमें मिलते हैं उन्हें यहाँ ले आते हैं। मैं जंगलों से भी और यहाँ तक कि सड़कों के किनारों से भी पौधे लाती थी। हम उन पेड़ों के बीज और पौधे भी लेते थे जिन्हें हम अमूल्य मानते हैं। जंगल के प्रति देवकी अम्मा के प्रेम को तीसरी पीढ़ी ने भी अपने कब्जे में ले लिया है। देवकी अम्मा के वनों के प्रेम के मार्ग पर चलते हुए पोती शरण्या ने वनस्पति विज्ञान को अपना मुख्य विषय के रूप में चुना। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने वनस्पति विज्ञान को चुना क्योंकि मेरे घर में जंगल है। ये मेरे परिवार की किसी मजबूरी की वजह से नहीं था। मैंने इस विषय को चुना क्योंकि ये मुझे पसंद है। अब मुझे एहसास हुआ है कि जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ती गई, वृक्षों और लताओं में, वनस्पतियों के बारे में और अध्ययन करने का उत्साह भी पैदा हुआ। इस सदा सतर्क वन रक्षक को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। देवकी अम्मा को कई अन्य लोगों के बीच नरशक्ति, वन मित्र, वृक्षामित्र जैसे पुरस्कार मिले हैं।
देवकी अम्मा कहती हैं कि उनका जीवन पेड़ों से प्यार करने और उनकी देखभाल करने के लिए समर्पित है। देवकी अम्मा का जंगल एक आकर्षण है और इसीलिए उन्हें केरल सरकार ने भी वन मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। तिरुवनंतपुरम से विजीश कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, देवकी अम्मा के पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास हैं वो सचमुच सराहनीय प्रयास हैं, सलाम करने योग्य प्रयास हैं। और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक का उपयोग हम लोग कम से कम करें। आप मेरे पीछे ये डस्टबिन देख रहे हैं, इस डस्टबिन में प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। प्लास्टिक के कचरे का निस्तारण हमेशा से एक बहुत बड़ी समस्या रहा है, क्योंकि ये घुलता नहीं है, गलता नहीं है। इसीलिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को सरकार द्वारा बैन भी किया गया है। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक के कचरे का रिसाइकिल करके कुछ ऐसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं जो बहुत आकर्षक भी हों और टिकाऊ भी हों? तो फिर कैसा हो? जी हाँ, आपको गाजियाबाद के 2 कलाकारों की ऐसी ही एक पहल हम दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके इतने शानदार और खूबसूरत उत्पाद बनाए हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं और खरीदे बगैर घर नहीं जाते। देखिए गाजियाबाद से ये खास रिपोर्ट। चेयर, टेबल, बेंच, कूलर, ट्री गार्ड, बच्चों के लिखने पढ़ने की सामग्री और भी बहुत कुछ, सब कुछ तैयार किए गए हैं प्लास्टिक के कचरे से। है ना दिलचस्प प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का इतना खूबसूरत अंदाज। ये कारनामा है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के 2 आर्टिस्ट साक्षी और सरफराज का। प्लास्टिक वेस्ट के फील्ड में आने से पहले हम इवेंट प्लानिंग करते थे। मैं और सरफराज हम पार्टनर्स हैं इस काम को करने के लिए, और हम उस इवेंट प्लानिंग को जब करते थे, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते थे, मतलब जो डिस्पोजेबल्स होते थे, चम्मच होते थे, ग्लासेस होते थे डिस्पोजेबल वाले प्लास्टिक के, वो वेस्ट देख के हमें लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेनेस फैला रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो इसका क्या होगा? शादी तो हो गई, उसके बाद का क्या? तो इस चक्कर में फिर हमारा वहाँ मोटिवेशन बढ़ा कि हम इस पे कुछ काम करें। हमने अपनी आर्ट्स को प्लास्टिक में यूज़ करते हुए प्लास्टिक चीज़ों से हमने बनाया और इसको लगाना शुरू किया शहरों में। और हम कलेक्ट जो करते हैं प्लास्टिक, ये हम ड्राइव चलाते हैं। हिंडन नदी हमारे गाज़ियाबाद में, वहाँ से हम ड्राइव चलाते हैं। कॉलेजेस के बच्चे जो आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, वो सब आते हैं हमारे साथ, और हम लोग 20 से 25 लोगों का ग्रुप बना के सोसाइटीज़ में, हिंडन नदी पे, गाज़ियाबाद की स्ट्रीट्स पे हम जाके ड्राइव चला के वहाँ से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। साक्षी और सरफराज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए प्लास्टिक कचरे से दुनिया का सबसे बड़ा चरखा बनाने के साथ ही स्थानीय प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से भी उपयोगी चीजें बना रहे हैं। ये प्लास्टिक कचरे के बदले उपयोगी सामान बना कर देते हैं। ये देखिए गाजियाबाद जिले का भोजपुर आंगनवाड़ी केंद्र। यहाँ पर भी सजावट साक्षी और सरफराज के बनाए सामान की है। साक्षी और सरफराज ने प्लास्टिक कचरे से बने बच्चों के पढ़ने लिखने और बैठने के सामान भी उपलब्ध कराए हैं। प्लास्टिक कचरे से बने ये सामान बेहद खूबसूरत और मजबूत होने के साथ ही लोहे और लकड़ी के सामानों से कम खर्च में मिल रहे हैं। अभी कम से कम 8-9 महीने पहले के करीब ये वेस्ट मटेरियल की जो कुर्सियाँ हैं और जो टेबल आई हैं हमारे स्कूल के लिए, बच्चे बैठते हैं, मजबूत भी हैं, देखने में भी आकर्षक लग रही हैं, सुंदर हैं। इन कलाकारों ने अपनी कला का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से पर्यावरण को बचाने और स्वच्छता को अपनाने के साथ ही प्लास्टिक कचरे के अद्भुत प्रबंधन का संदेश दिया है, वो अन्य लोगों को भी एक राह दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपसे भी अपील है कि आप भी अपने दैनिक जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग कीजिए। इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज, जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल
बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। क्या आपने कभी बालिका पंचायत के बारे में सुना है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी गांव की सियासत की बागडोर सिर्फ और सिर्फ 10 से लेकर 21 साल की बालिकाएं संभालती हों? शायद नहीं सोचा होगा। तो चलिए इसीलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात के कच्छ में बालिका पंचायत में। गुजरात के कुनारिया गांव की ये तस्वीर थोड़ी नहीं बल्कि पूरी ही अलग है। ये नजारा है बालिका पंचायत का। पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा किया जाता है। कमेटी में कई बच्चियां हैं जो अलग अलग जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। ये बच्चियां अपनी पढ़ाई के साथ साथ पंचायत का प्रबंधन भी बखूबी कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी पंचायत में लाने के लिए और बचपन से ही महिलाएं सक्रिय राजकारण में उनकी भागीदारी है, इसके लिए बालिका पंचायत की रचना की गई है। हम कई सारे गांव में देखते हैं कि कई सारे गांव में महिला सरपंच होती है, लेकिन पंचायत की उसकी तमाम कामगिरी उसके पति पिता ही भाई ही करते हैं। तो महिलाएं खुद पंचायत की कामगिरी करती बने और उनकी भागीदारी पंचायत में, इसीलिए बालिका पंचायत की रचना की गई। सरपंच चुनने के लिए पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर चुनाव कराए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करना है। इन बच्चियों की कोशिश स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और आहार जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की है। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़कियों के करियर में वृद्धि कैसे हो, इसके लिए भी ये पंचायत काम कर रही है। 10 साल से 21 साल तक की जो लड़कियां हैं वो साथ जुड़कर एक जो है उनकी पंचायत बनाएगी और वहां पर उनके जो है एक सरपंच रहेंगे और ये सारी चीज़ें जो है खास करके बहनों के लिए एजुकेशन, हेल्थ और उनकी रोजगारी के लिए जो है ये सारे इश्यूज़ को बालिका पंचायत एड्रेस करेगी। तो शुरुआती दिनों में ये इसका चुनाव हुआ, सरपंच भी नियुक्त किए गए और सरपंच के माध्यम से ये बालिका पंचायत जो है वो काम कर रही है। बालिका पंचायत बनने के बाद इस गांव में कई तरह के सकारात्मक बदलाव हुए हैं। जहां पहले लड़कियां अपने हक के लिए बोल नहीं पाती थी, वो लड़कियां और महिलाएं अब अपने हक के लिए आगे आ रही हैं और लड़ाई लड़ रही हैं। ध्यान देने योग्य तो ये भी है कि इस गांव में हर घर की प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ बेटियों के नाम हैं, क्योंकि इन बेटियों का मानना है कि अक्सर शादी से पहले बेटी के नाम के साथ पिता का नाम जुड़ता है और शादी के बाद पति का नाम जुड़ जाता है। और इसीलिए महिलाओं को अपने हक की पहचान और सम्मान दिलाने के लिए ये मुहिम एक मील का पत्थर साबित होगी। गुजरात से सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जब कुछ खास करने की जिद होती है तो जमीन और आसमान सभी साथ देने लगते हैं, परिस्थितियां अनुकूल बन जाती हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें,
संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते या फिर सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी दरअसल एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को कुछ उठाने में, रखने में अक्षमता फील होती है। यहाँ तक कि वो जूते का फीता नहीं बांध सकते, बटन नहीं उठा सकते, अपने कपड़ों को ठीक तक नहीं कर सकते और ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि हौसला हो तो सब कुछ संभव है। इन बच्चों की तमाम खूबियों को समझा है एडेप्ट नाम के एक संस्था ने और उन्होंने सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के लिए कुछ विशेष करने का सोचा, उनके हौसले को जगाने का सोचा। और देखिए आज बच्चे क्या कुछ खास नहीं कर रहे, आज बच्चे फैशन शो का भी भाग बन रहे हैं। देखिए मुंबई से ये खास रिपोर्ट। वस्त्र हर किसी के जीवन का एक अभिन्न और अंतरंग हिस्सा, और वस्त्र जब फैशनेबल होते हैं तो आकर्षक लगते हैं। आमतौर पर डिजाइनर वस्त्र डिजाइन करते समय दिव्यांगों की जरूरतों का ख्याल नहीं करते और इसीलिए अक्सर दिव्यांग फैशन में कहीं पीछे रह जाते हैं। दिव्यांगों को भी यथासंभव आकर्षक दिखने के साथ साथ सहज और सुरक्षित महसूस कराने की दिशा में सही तरह के कपड़े एक प्रयास हैं। ये प्रयास है कि सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे अपने देखभाल करने वालों पर कम निर्भर महसूस करें और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हों। और इसीलिए बीते दिनों मुंबई के एडेप्ट यानी कि एबल डिसेबल्ड ऑल पीपल टुगेदर फाउंडेशन द्वारा एक विशेष फैशन शो कॉनकॉर्डिया 2022 का आयोजन हुआ। जहां विशेष बच्चों द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए परिधान उन्हें अपनी ड्रेसिंग आवश्यकताओं में स्वतंत्रता की ओर ले जाते हुए दिखाई दिए। देखिए सेरेब्रल पाल्सी वाले लोग कैसे स्लीव बटन को वेलक्रो से बदल सकते हैं। ये प्रयास है सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का और आत्मसम्मान से जीने का मौका देने का।
हम हर साल ये फैशन शो करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने अडेप्ट के बच्चे लोग के साथ फैशन शो किया था, क्योंकि हम बिलीव करते हैं इंक्लूजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंक्लूजन जिस तरह हम देखते हैं कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको हम जितना कोशिश करें, हम उनको नॉर्मल बच्चे लोग के साथ उनको मिक्स करना चाहिए। उनको सोशल डेवलपमेंट होता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों और वयस्कों ने जब रैंप पर वॉक किया तो लोगों ने उनके सामर्थ्य को देखा। ऐसे फैशन शो 2 कारणों से महत्वपूर्ण हैं। एक ये कि कार्यात्मक कपड़े दूसरों पर निर्भरता को कम करते हैं, तो दूसरा ये कि सामाजिक रूप से स्वीकृत कपड़े अवधारणात्मक विचलन को कम करते हैं, जो व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन को बढ़ाते हैं और इसके साथ ही शारीरिक गतिविधियों को करने की क्षमता में सुधार करते हैं, जो उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद करता है। मुंबई से कपिल मस्के और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर असंभव कुछ भी नहीं। ये फैशन शो इसी बात को दर्शाता है। और अब हम आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर भी ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया को अपने सामने नतमस्तक करने का जज्बा रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिव्यांग आकाश के जुनून की। देखिए बाराबंकी से हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जो सभी के लिए प्रेरणा साबित हो रहे हैं। नाम है आकाश। जन्म से ही आकाश के दोनों हाथ नहीं है, एक पैर भी ना के बराबर है, लेकिन फिर भी वो केवल एक पैर से दुनिया को अपने सामने नतमस्तक करने का जज्बा रखता है। नाम क्या हो? आकाश। आकाश का मतलब क्या होता है? तुम भी आकाश की तरह ऊंचे होगे? अच्छा, पढ़ना लिखना अच्छा लगता है? एक पैर से ही कलम पकड़कर खुद का भविष्य गढ़ रहा आकाश अब कोरोना के खिलाफ जंग में भी कूद पड़ा है और लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसे आकाश का जुनून ही कहेंगे कि जीवन की सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर आकाश अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हैं और इसीलिए हर कोई आकाश के इस कार्य की सराहना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिला है, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाया है, ख़ास करके दिखाया है। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ। अभी लेते हैं आपसे विदा। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।